तो हम लोग स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक डिस्कस किए थे? यहाँ तक डिस्कस किए थे या कुछ और डिस्कस किए थे, कोई बताइएगा। ये हम लोग डिस्ट्रिक्ट कमीशन हम लोग देख लिए थे। डिस्ट्रिक्ट कमीशन हम लोग देख लिए थे क्या? डिस्ट्रिक्ट कमीशन ख़त्म हो गया था ना। तो हम लोग अभी आ जाएंगे उसके बाद स्टेट कमीशन पे। एक बार फटाफट से हमको डिस्ट्रिक्ट कमीशन से एक दो सवाल पूछ ले आप लोगों से। डिस्ट्रिक्ट कमीशन आपने लास्ट क्लास में हमने ख़त्म किया था। बताइए नंबर ऑफ मेंबर मिनिमम कितना होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे? नंबर ऑफ मेंबर इन डिस्ट्रिक्ट कमीशन में मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम आपका 2 होना चाहिए। अच्छा, अमाउंट ऑफ ₹50 लाख एक केस है जो 50 लाख का है। ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे डील होगा कि स्टेट कमीशन पे डील होगा? 50 लाख तक अगर हो जाएगा तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे डील होगा। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, आगे बताइए, डिस्ट्रिक्ट कमीशन को आपका कितने दिन के भीतर एडमिट करना होता है कि कोई केस को वो सुनना चाहता है कि नहीं? ये एडमिशन कितने दिन के भीतर होता है? 21 डेज़ के भीतर होता है। बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए, इसके बाद अगर मैंने एडमिट कर लिया तो जो ओपोनेंट पार्टी रहता है, जो सेलर या मैन्युफैक्चरर रहता है, उनको कितने दिन का टाइम दिया जाता है? तो 30 डेज़ का टाइम उनको दिया जाता है। इन केस उन्होंने 30 डेज़ के भीतर नहीं किया, 15 डेज़ का एक्स्ट्रा टाइम। वेरी गुड दीपमणि जी, सीताराम, अभिजीत 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम इसमें दिया जाता है ना। तो ये सारा चीज़ हमने लास्ट क्लास में ही देखा था। अच्छा, इसके साथ और भी है। कंप्लेंट जो है, इसका डिस्पोजल का टाइम कितना है? कोई कंप्लेन अगर आ गया यहाँ पे, मैंने अपील के बारे में हम बात कर रहे हैं। अपील कितने दिन में करना होता है, एक बार बताइए। अपील कितने दिन में करना होता है? अपील करना होता है 45 डेज़ में। वेरी गुड, अपील करना होता है 45 डेज़ में। और 45 डेज़ के भीतर हम अपील किए तो डिस्पोजल कितने दिन के भीतर होगा? फटाफट से बताइए, डिस्पोजल कितने दिन के भीतर होगा? तो डिस्पोजल किया जाता है 3 महीने के भीतर, है ना। अच्छा बताइए, अगर कोई ऐसा केस रहता है जहाँ पे कुछ टेस्टिंग वगैरह का आवश्यकता है, वहाँ पे कितने दिन के भीतर होगा? वहाँ पे आपका 5 महीने के भीतर ये होगा। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन को कौन सा पावर दिया गया था? डिस्ट्रिक्ट कमीशन को कौन सा पावर दिया गया है? पावर ऑफ सिविल कोड, है ना। वेरी गुड। पावर ऑफ सिविल कोड जो है हमारे कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर 1908 के तहत, तो वो पावर जो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन को आपका दिया गया। डिस्ट्रिक्ट कमीशन अपना ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है कितने दिन के भीतर? 30 डेज़ के भीतर वो ये रिव्यू कर सकता है। और डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो ऑर्डर होता है, इसको अपील किया जाता है आपका स्टेट कमीशन पे। कितने दिन के भीतर? कितने दिन के भीतर? 45 डेज़ के भीतर, है ना। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे हमारा दिया गया है। अब यही सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेंगे स्टेट कमीशन के केस में कैसे आपका लागू होता है ना। स्टेट कमीशन के केस में कैसे क्या होता है? तो बोला गया स्टेट कमीशन जो है स्टैब्लिश्ड होता है किसके द्वारा? तो बोला गया भाई स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट कमीशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है। और इसका गठन जो होता है उसके भीतर कौन कौन रहते हैं? एक रहते हैं प्रेसिडेंट और मेंबर रहते हैं कुछ। मेंबर का संख्या शैल नॉट बी लेस देन 4। मेंबर जो है आपका 4 से कम नहीं हो सकता, ये हमको याद रखना रहेगा। डिस्ट्रिक्ट कमीशन के केस में हमने देखा था मेंबर 2 से कम नहीं होगा। स्टेट कमीशन के केस में बोला गया मेंबर 4 से कम नहीं होगा। जुरिस्डिक्शन जो है एक्सीड्स ₹50 लाख, 50 लाख एक्सीड करेगा, बट डज नॉट एक्सीड ₹2 करोड़, है ना। तो ये हमको याद रखना रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपका जो स्टेट कमीशन है वहाँ पे कौन सा केस डील किया जाएगा? तो 50 लाख से ज़्यादा बट 2 करोड़ तक, नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़। अपील जो होता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अगेंस्ट में, वो आपका स्टेट कमीशन डील करेगा, है ना। तो ये बात हमने यहाँ पे देखा। और क्या बताया जा रहा है? अब बोला गया ट्रांसफर ऑफ कंप्लेन। ट्रांसफर ऑफ कंप्लेन मतलब बोला गया ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कंप्लेनेंट और ऑफ इट्स ओन मोशन। मतलब डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास अगर कंप्लेनेंट जो है उन्होंने आपका रिक्वेस्ट डाला, या फिर अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन को उचित लगा
उस जगह पे वो क्या कर सकता है, एक कंप्लेंट को ट्रांसफर भी कर सकता है और रिव्यू भी कर सकता है ना। कहाँ पे ट्रांसफर करेगा, तो बोला गया on the application of the complainant or of its own motion, the state commission may at any stage of the proceeding transfer any complaint pending before the district commission to another district commission, है ना, within the state। देखिए ट्रांसफर का केस आपको यहाँ पे स्टेट कमीशन के केस में भी मिलेगा, आपको नेशनल कमीशन के केस में भी मिलेगा। बट फंडा क्या है, फंडा मान लीजिए अगर एक स्टेट के भीतर अगर सेम स्टेट के भीतर एक कमीशन से दूसरे कमीशन में, एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन से दूसरे डिस्ट्रिक्ट कमीशन में ट्रांसफर करना है, तो ये ट्रांसफर कौन करेगा, स्टेट कमीशन करेगा। अब मान लीजिए स्टेट ही चेंज हो जा रहा है, यहाँ पे मान लीजिए, ये मान लीजिए आंध्र प्रदेश का केस है, ये मान लीजिए आपका सपोज हम ऊपर से ले लेते हैं हरियाणा का केस है ना। अब मान लीजिए एक केस को हमको यहाँ से ट्रांसफर करना है हरियाणा में, है ना, आंध्र प्रदेश से हमको हरियाणा में ट्रांसफर करना है। तो जब ये ट्रांसफर हम करेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए, तो उसके लिए बोला गया नेशनल कमीशन ये ट्रांसफर करेगा। अगर सेम स्टेट के भीतर होता तो स्टेट कमीशन जो है दैट विल बी कैपेबल फॉर ट्रांसफरिंग दैट केस, है ना। तो हमें यहाँ पे यही चीज़ देख रहे हैं, अगर कभी ज़रूरत होता है, महसूस होता है, या फिर एप्लीकेंट जो है, कंप्लेनेंट जो है, उनके द्वारा एप्लीकेशन किया जाता है ना, उस ग्राउंड पे स्टेट कमीशन सेम स्टेट के भीतर एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन से दूसरे डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे कंप्लेंट को ट्रांसफर कर सकता है। क्लियर। आगे क्या बोला गया, आगे बोला गया रिव्यू, है ना, हमने रिव्यू के बारे में भी देखे थे। तो रिव्यू में क्या बोला जा रहा है, बोला कि द स्टेट कमीशन शैल हैव द पावर टू रिव्यू एनी ऑर्डर पास्ड बाय इट। देखिए जैसे हमारा प्रेसिडेंट को बोला गया था सीसीए रूल में कि उनको पावर दिया गया अपना रिव्यू करने के लिए, अपना जो ऑर्डर है उसको रिव्यू करने के लिए, है ना। तो रिव्यू था कि रिविजन था, बताइए। तो ये रिव्यू और रिवीजन में हमारा बड़ा गड़बड़ हो जाता है। कौन सा रूल में रिव्यू के बारे में बताया गया और कौन सा रूल में रिवीजन के बारे में बताया गया। प्रेसिडेंट के पास ये रिव्यू का पावर था कि रिवीजन का पावर था, सीसीए से कहाँ आ रहा है। तो 29 और 29A दो रूल है, हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, है ना। 29 में है रिवीजन, फिर 29A में है रिव्यू। तो ये रिव्यू का पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास रहता है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो जो डिफरेंट कमीशन है उनके पास ये पावर ऑफ रिव्यू दिया गया कि वो अपना ऑर्डर जो उन्होंने खुद पास किया था उस ऑर्डर को वो खुद रिव्यू कर सकता है, चाहे वो अपने से, या फिर अगर कभी ऐसा देखा जाता है कि कोई ऐसा एरर उनके सामने आ गया रिकॉर्ड से ही कि देख के पता चल रहा है नहीं भाई ये तो गड़बड़ हो गया, है ना, तो वहाँ पे वो कर सकता है विद इन 30 डेज, है ना। एप्लीकेशन अगर हो गया पार्टी के द्वारा वहाँ पे भी हो सकता है, या फिर खुद से भी अगर कमीशन ने नोटिस किया तो वहाँ पे भी कर सकता है विद इन 30 डेज ऑफ सच ऑर्डर। तो रिव्यू होता है कितने दिन के भीतर, फटाफट से बता दीजिए। रिव्यू इन कनेक्शन विथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डिफरेंट जो कमीशंस है 30 डेज के भीतर इसका रिव्यू होना चाहिए। आगे क्या बोला गया, आगे बोला गया अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन ने कोई ऑर्डर किया उसके अगेंस्ट में हमको अपील करना है, तो भाई कहाँ पे करेंगे, फटाफट से बताइए कहाँ पे करेंगे ये अपील। स्टेट के अगेंस्ट में नेशनल कमीशन पे जाएंगे, बस वही चीज़ है। तो क्या कितना दिन का टाइम रहेगा, तो बोला कि एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड बाय द स्टेट कमीशन मे प्रेफर एन अपील अगेंस्ट द सच ऑर्डर टू द नेशनल कमीशन। तो नेशनल कमीशन पे हम आपका अपील करेंगे कितने दिन के भीतर, विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सच ऑर्डर। जिस दिन उनके अगेंस्ट में ऑर्डर पास हुआ था ना, वो ऑर्डर से 30 दिन के भीतर हमको अपील करना रहेगा नेशनल कमीशन के पास। अब अपील जब मैंने किया तो इसको डिस्पोजल भी होगा, तो बोला गया एन अपील फाइल्ड बिफोर द स्टेट कमीशन और द नेशनल कमीशन एज द केस मे बी शैल बी हर्ड एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल। जितना जल्द हो सके उतना जल्द इसका डिस्पोजल करना है।
चाहे अपील हमारा, देखिए अपील तो दो ही जगह पे होगा, डिस्ट्रिक्ट में तो होगा नहीं। डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट में अपील आपका स्टेट में होगा, या फिर आपका स्टेट के अगेंस्ट में अपील नेशनल में होगा। तो चाहे स्टेट में हो चाहे नेशनल में हो, अपील का डिस्पोजल के लिए टाइम दिया गया कितना दिन, 90 डेज फ्रॉम डेट ऑफ एडमिशन। डेट ऑफ एडमिशन मतलब जिस दिन हमने एक्सेप्ट किया कि भाई तुमने बोला, मैंने मान लिया, चलो इसका सुनवाई हम करेंगे, वहां से 90 डेज के भीतर इसका डिस्पोजल हमको करना रहेगा। ठीक है। अब मान लीजिए कुछ जगह पे फीस पेमेंट बाकी रह जाता है ना, तो बोला कि नो अपील बाय ए पर्सन who is required to pay any amount in terms of order of state commission। मान लीजिए स्टेट कमीशन ने ऑर्डर दिया कि उनसे 2 करोड़ रुपया जो है जमा करना है, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मान लीजिए हमने उनको ये किया, अब उन्होंने क्या किया, अब मान लीजिए इसको 2 करोड़ छोड़िए, 2 ही लाख मान लेते हैं हम, कि बोला गया कि ऑर्डर किया कि 2 लाख रुपए इनको जमा करना है। अब ये बंदा क्या कर दिया, अपील कर दिया। ठीक है भाई, चलो अपील किए, बट तुमको ऑर्डर हुआ था 2 लाख जमा करने का, तो तुमको एटलीस्ट इसका 50% जमा करना पड़ेगा, है ना। शैल बी एंटरटेन्ड बाय नेशनल कमीशन अनलेस द एप्लेंट has deposited the 50% of that amount in the manner as may be prescribed, है ना। तो अगर ऐसा कोई ऑर्डर स्टेट कमीशन के द्वारा किया जाता है, उनका भी सम्मान रखना है, एटलीस्ट 50% आप जमा करिए, फिर जाके आप नेशनल कमीशन के पास आइए, है ना। सिमिलरली हम लोग डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के केस में भी देखे थे, अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन का भी ऑर्डर करता है, उसके अगेंस्ट में अगर स्टेट में जाना होता है, तो वहाँ पर भी कितना अमाउंट एटलीस्ट जमा करना होता था, बता दीजिए एक बार फटाफट से। 50% जो है किशोर जी, बाकी लोग सीताराम और अभिजीत ज्योतिर्मय, है ना, तो 50% जमा करना पड़ता था। अब आते हैं हम लोग 53 में नेशनल कमीशन के बारे में। नेशनल कमीशन के बारे में क्या बोला गया, बोला गया नेशनल कमीशन जो है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है। इसके भीतर कौन कौन रहते हैं, तो प्रेसिडेंट रहते हैं, और मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 4। 4 से नीचे मेंबर इसका नहीं हो सकता, मिनिमम 4 मेंबर इसका रहेंगे ही रहेंगे। फिर क्या बोला गया, इसमें द प्रेसिडेंट एंड द मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन शैल होल्ड एन ऑफिस फॉर सच पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय द रूल मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल बनाया जाएगा, उस रूल में बताया जाएगा ये बंदा लोग जो है कितने साल के लिए, कितने पीरियड के लिए रहेंगे, और मैक्सिमम कितने दिन के लिए रह सकते हैं। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खतरनाक इंपॉर्टेंट सवाल है। यह है आपका 5 साल, है ना, 5 साल तक इनको मैक्सिमम हम रख सकते हैं उस पद पे, है ना। आगे क्या बोला गया, प्रोवाइडेड दैट नो प्रेसिडेंट और मेंबर शैल होल्ड एन ऑफिस फॉर सच आफ्टर ही हैज अटेन्ड द एज ऑफ कितना, तो यहाँ पे भी बोला गया भाई जो रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा, बट सेंट्रल गवर्नमेंट मैक्सिमम कितना कर सकता है, तो प्रेसिडेंट के केस में 70 ईयर्स, और मेंबर्स के केस में कितना है, कोई बताइए फटाफट से। मेंबर्स के केस में, मेंबर्स के केस में 67 ईयर्स, है ना, याद रहेगा। प्रेसिडेंट के केस में 70 ईयर्स, 68 नहीं है रवि जी, मेंबर्स के केस में 67 ईयर्स। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या बोला गया, आगे बोला गया कि नेशनल कमीशन पे कौन सा कंप्लेंट डील होगा, है ना, कौन सा कंप्लेंट डील होगा। तो अगर कंप्लेंट जो है एक्सीड करता है 2 करोड़ का, तो वो डील किया जाएगा, या फिर अगर मान लीजिए स्टेट कमीशन के द्वारा कोई ऑर्डर पास किया गया था, उसके अगेंस्ट में अपील किया गया, उसका डील किया जाएगा। अगर सेंट्रल अथॉरिटी के अगेंस्ट में कोई सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा, जैसे मान लीजिए नॉन कंप्लायंस वगैरह डिफरेंट कारण से सेंट्रल अथॉरिटी भी आपका अगर कोई ऑर्डर पास किया, तो वहाँ पे उसके अगेंस्ट में भी अपील किया जा सकता है, कहाँ पे, नेशनल कमीशन पे। तो आपको याद रखना है 3 केस जो है यहाँ पे आपका दिया गया। 2 करोड़ अगर एक्सीड हो गया तो हम आ सकते हैं यहाँ पे, स्टेट कमीशन के अगेंस्ट में अपील है तो वहाँ आ सकते हैं, और सेंट्रल अथॉरिटी के अगेंस्ट में अपील है तो वहाँ पर भी हम नेशनल कमीशन के पास आ सकते हैं, है ना। चलिए, अब जैसे हम लोग स्टेट कमीशन के केस में ट्रांसफर का देखे थे, यहाँ पे नेशनल के केस में भी ट्रांसफर के बारे में बताया गया, है ना। तो यहाँ पे ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा, कैसे कैसे होगा, तो हमने बोला था जब इंटर स्टेट ट्रांसफर होता है,
ये आपका स्टेट 1 था, ये आपका स्टेट 2 था, कंप्लेन को हमको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करवाना है ना। तो बोला कि ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कंप्लेनेंट, अगर कंप्लेनेंट ने एप्लीकेशन किया और ऑन इट्स ओन मोशन, है ना, खुद से भी कर सकता है नेशनल कमीशन एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग। ऐसा नहीं है प्रोसीडिंग थोड़ा हो गया अभी चेंज नहीं होगा, प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गया नहीं होगा, कभी भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। किसके लिए? फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, है ना, न्याय के लिए, न्याय के इंटरेस्ट के लिए। ट्रांसफर एनी कंप्लेंट पेंडिंग बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन ऑफ वन स्टेट टू डिस्ट्रिक्ट कमीशन ऑफ अनदर स्टेट, बिफोर वन स्टेट कमीशन टू अनदर स्टेट कमीशन। यहाँ पे दो केस दिया गया, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। कौन सा केस में? जब दो डिस्ट्रिक्ट दो अलग स्टेट में है। दूसरा, एक स्टेट कमीशन से दूसरे स्टेट कमीशन पे ये आपका ट्रांसफर कर सकता है, तो याद रखना रहेगा। क्लियर है? आगे बताया गया रिव्यू के बारे में। क्या बोला गया? द नेशनल कमीशन हैव द पावर टू रिव्यू एनी ऑर्डर पास्ड बाय इट इफ देयर इज एन एरर अपरेंट इन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। रिकॉर्ड देख के पता चल रहा है अरे ये तो गड़बड़ हो गया, ऐसा गलती मैंने कैसे कर दिया। जैसे आप लोगों को एग्जाम देने के बाद याद आता है, मन में होता है अरे ऐसा गलती कैसे मैंने कर दिया, है ना। तो कितने दिन के भीतर कर सकता है रिव्यू? तो 30 डेज ऑफ सच ऑर्डर। अपने ऑर्डर को जब इशू किया था वहां से 30 दिन के भीतर कर सकता है। अब क्या बोला गया? अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन का जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट में भी अपील का ऑप्शन रखा गया, है ना। कहाँ पे जाएगा ये अपील? तो बोला गया भैया सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाएगा। एनी पर्सन एग्रीड बाय एन ऑर्डर मेड बाय द नेशनल कमीशन मे प्रिफर एन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर विद इन इंडिया, है ना, ऑर्डर विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। तो यहाँ पे भी 30 दिन के भीतर आपको अपील करना है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास अपील कितने दिन के भीतर करना था बताइए फटाफट से? डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास 45 डेज के भीतर। आपका नेशनल के और आपका स्टेट के केस में, दोनों केस में अपील कितने दिन के भीतर है? 30 दिन के भीतर, है ना। अब अपील का डिस्पोजल, तो यहाँ पे भी बोला गया 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन। एन अपील फाइल्ड बिफोर द स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन एज द केस में बी शैल बी हर्ड एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल एंड एवरी इंडिविजुअल शैल हैव बीन मेड टू डिस्पोज ऑफ द अपील विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन। कि भाई 90 डेज के भीतर इसको खत्म कर दो, है ना। फिर सेम बात यहाँ पे भी बोला गया, अगर नेशनल कमीशन के द्वारा अगर कोई ऑर्डर किया गया और वहाँ पे कोई अमाउंट ड्यू है ना, कोई अमाउंट ड्यू है, उसका 50% अगर डिपॉजिट नहीं किया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट उसका सुनवाई नहीं करेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशन एंड नॉन कंप्लायंस फॉर पेनल्टी 69। क्या बोला गया? लिमिटेशन का मतलब क्या है? लिमिटेशन का मतलब और कुछ नहीं है कि भाई कितने दिन के भीतर अपील बेपील कर, मैंने सारा काम जो है उसको निपटा देना है ना, टाइम पीरियड बेसिकली। तो बोला गया द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, द स्टेट कमीशन, द नेशनल कमीशन शैल नॉट एडमिट ए कंप्लेन अनलेस इट इज फाइल्ड विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉज ऑफ द एक्शन हैज अराइजन। जिस घटना के अगेंस्ट में मैं आपका कंप्लेन करने आया हूँ, शिकायत करने आया हूँ, आपका कंप्लेन दर्ज करने आया हूँ, वो होने के 2 साल के भीतर अगर मैंने कंप्लेन नहीं किया तो ना डिस्ट्रिक्ट कमीशन उसको एंटरटेन करेगा, ना स्टेट कमीशन, ना नेशनल कमीशन। तो फ्रॉम द हैपनिंग ऑफ द इवेंट, है ना, वहां से 2 साल के भीतर हमको कंप्लेन करना है। ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रूल 69 पे बताया गया लिमिटेशन ऑफ पीरियड 2 साल के भीतर आपको ये करना ही है ना। आगे पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस। मैंने कुछ बात बोला था, आपने उनको भाव नहीं दिया, कंप्लाई नहीं किया, कंप्लायंस नहीं किया, तो वहां पे पेनल्टी का प्रावधान है। क्या क्या पेनल्टी हो सकता है? तो बोला कि whoever fails to comply any order made by the district commission, state commission और national commission, चाहे कोई भी करे, अगर कोई भी बंदा फेल करता है उसको कंप्लाई करने के लिए उनको पनिशमेंट हो सकता है इम्प्रिजनमेंट का, उनको पनिशमेंट हो सकता है इम्प्रिजनमेंट का। कितने दिन के लिए? बोला गया शैल नॉट बी फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 1 month बट विच में एक्सटेंड अप टू 3 years, है ना। तो 1 महीने से लेके 3 साल तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। साथ में या देखिए यहाँ पे आइदर और ऑप्शन रखा गया, हो सकता है कि आपको अगर इम्प्रिजनमेंट देना है तो मिनिमम 1 महीने का देना है, नहीं देना है अलग इशू है, बट अगर इम्प्रिजनमेंट देना है तो आपका 1 महीने का हमको देना ही रहेगा।
उससे आपका कम का हम नहीं दे सकते। विथ फाइन, है ना, और विथ फाइन, यहाँ पे हो सकता है खाली इम्प्रिजनमेंट दे दिया, फाइन नहीं दिया, हो सकता है कि दोनों के दोनों दे दिया, हो सकता है कि खाली फाइन किया गया, है ना। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है इम्प्रिजनमेंट और फाइन एंड आपका बोथ, दोनों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन यहाँ पे आपका अवेलेबल है। फाइन कितना होगा तो बोला कि नॉट लेस देन 25,000, मिनिमम 25,000 होगा, मैक्सिमम 1 लाख होगा, और बोथ, है ना। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे यहाँ पे रखा गया नॉन कंप्लायंस के लिए। रूल 72 में नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन के बारे में बताया गया। क्लियर है, याद रहेगा, है ना। नॉन कंप्लायंस के केस में 1 महीना से लेके 3 साल, फाइन कितना 25,000 से लेके 1 साल, 1 लाख, है ना। और ये आइदर भी हो सकता है आपका, बोथ भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन यहाँ पे आपका खाली रखा गया है। आगे बढ़ा जाए, आगे यहाँ पे बताया गया है मीडिएशन के बारे में। यहाँ पे बताया गया है मीडिएशन के बारे में। मीडिएशन में क्या आता है तो मीडिएशन में आपका 3 केसेस आ सकता है कि मीडिएशन सेल जो है वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास आपका उनके द्वारा स्टैब्लिश किया जा सकता है, वो स्टेट कमीशन के अंडर में हो सकता है, वो नेशनल कमीशन के अंडर में हो सकता है। मतलब एक्चुअली जैसे हमारा होता है ना, पोस्ट ऑफिस मैप होता है NSH से, ICH से, है ना, सिमिलरली ये आपका मीडिएशन सेल जो है ये आपका मैप होता है। तो कोई मीडिएशन सेल मैप हो सकता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के साथ, कोई मीडिएशन सेल मैप हो सकता है स्टेट कमीशन के साथ, कोई आपका मैप हो सकता है नेशनल कमीशन के साथ। अब अगर डिस्ट्रिक्ट से मैप है तो उस मीडिएशन सेल का स्टैब्लिशमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, स्टेट से मैप है तो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, और नेशनल कमीशन से अगर मैप है तो उसका स्टैब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, बस यही छोटा एक बातें बताया गया, इसमें कुछ खास आने लायक है नहीं। आगे बढ़े, अच्छा, स्टैब्लिशमेंट ऑफ मीडिएशन सेल 74, फटाफट से हम लोग चलिए। अब मीडिएशन सेल के बारे में क्या क्या बात बताया गया, बोला कि एवरी कंज्यूमर मीडिएशन सेल शैल मेंटेन, हर एक मीडिएशन सेल के पास क्या क्या मेंटेन होगा तो बोला कि लिस्ट ऑफ इम्पेनल्ड मीडिएटर्स, कौन कौन उनका मीडिएटर है उसका लिस्ट उसके पास रहेगा। लिस्ट ऑफ केसेस हैंडल्ड बाय द सेल, वो सेल कौन सा केस को हैंडल किया वो रहेगा। रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग, जो प्रोसीडिंग वो चला रहा है उसका रिकॉर्ड रहेगा। एनी अदर इंफॉर्मेशन एज में बी स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशन। तो ये 4 चीज जो है, लिस्ट ऑफ इम्पेनल्ड मीडिएटर्स, लिस्ट ऑफ केसेस हैंडल्ड, रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग और एनी अदर इंफॉर्मेशन जो रेलिवेंट रहेगा, तो ये आपका मीडिएशन सेल जो है उसके पास आपका मेंटेन किया जाता है। एवरी कंज्यूमर मीडिएशन सेल शैल सबमिट ए क्वार्टरली रिपोर्ट। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि मीडिएशन सेल जो अपना रिपोर्ट देगा वो कितने दिन में देगा, है ना। तो मीडिएशन सेल शैल सबमिट इट्स क्वार्टरली रिपोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। तो जिसके साथ मैप होगा उसके पास भेजेगा और ये क्वार्टरली रिपोर्ट भेजेगा। क्लियर है। फिर क्या बोला गया, बोला कि फॉर द पर्पज ऑफ मीडिएशन नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन एज द केस में बी प्रिपेयर ए पैनल ऑफ मीडिएटर्स टू बी मेंटेन्ड by the consumer mediation cell attached to it on the recommendation of a selection committee consisting of president and member of that commission। अब मान लीजिए कि कोई हमारा नेशनल कमीशन है, नेशनल कमीशन के साथ अटैच मीडिएशन सेल हमको बनाना है, तो वहाँ पे एक सिलेक्शन कमेटी बनेगा कि किस किस बंदे को हम मीडिएशन के लिए लेंगे। उस सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन रहेगा, एक रहेगा प्रेसिडेंट और बाकी रहेगा उस कमीशन का जो मेंबर है वो लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे मीडिएशन के लिए किसको लिया जाएगा। सेम चीज फॉलो होगा नेशनल के केस में, डिस्ट्रिक्ट के केस में या फिर स्टेट के केस में। क्वालिफिकेशन क्या होगा, एक्सपीरियंस क्या होगा, ये सारा चीज़, प्रोसीड्योर क्या होगा एम्पैनलमेंट का, कौन सा ट्रेनिंग उनको देना चाहिए, कितना फ़ी उनको हम देंगे, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगा, है ना, कोड ऑफ कंडक्ट उनको क्या क्या रहेगा, कौन सा ग्राउंड पे हम उनको रिमूव कर सकते हैं, है ना, या फिर उनका एम्पैनलमेंट कैंसिल कर सकते हैं। ये सारा मैटर जो है इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में जो रेगुलेशन यूज किया जाएगा उस रेगुलेशन में डिटेल्स में आपका बताया जाएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि पैनल ऑफ मीडिएटर्स शैल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। ये इंपॉर्टेंट है
के मीडिएशन सेल का जो पैनल होता है इसका वैलिडिटी कितने दिन का रहता है, तो 5 साल का रहता है। इसको भूलना नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा ना प्रोडक्ट लायबिलिटी आ जाएगा। बस हम लोगों का ऑलमोस्ट खत्म हो गया। उसके बाद हमारा पनिशमेंट आ जाएगा। तो एक काम अभी ना हम करते हैं, अभी हम लोग यहाँ तक रखते हैं। हमको एक्चुअली निकलना रहेगा, थोड़ा 8 बजे के भीतर हमको घर से निकलना रहेगा कुछ कारण से। तो अभी हम लोग यहाँ तक रखते हैं। एक क्लास में हमारा ख़त्म हो जाएगा, जहाँ पे हमारा पनिशमेंट वाला क्लास रहेगा, पोर्शन रहेगा। और हम लोग एक क्लास और जो लेंगे उसमें पूरा इसको समराइज करके समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक रखने का आप लोगों का अगर आज्ञा रहेगा तो हम लोग यहाँ पे ख़त्म करेंगे। ठीक है, ख़त्म किया जाए। आज्ञा नहीं दीजिएगा तो भी करेंगे ज़बरदस्ती, क्योंकि आप हमारा पिटाई कुटाई नहीं कर सकते। चलिए, थैंक यू, आप सब इतना सुबह सुबह उठ के ज्वाइन किए। और फिर मिलेंगे हम लोग चलते चलते।